दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने प्यारे, अपने चहेते न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, विनती करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन होता है, उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तत्काल पहुंच जाया करे, आपको तत्काल उसकी सूचना मिल जाए। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान भी अब समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्ति हो चुका है। आधा पौन घंटे का समय और बाकी रह गया होगा और उसके बाद में जो है वो आना शुरू हो जाएंगे एग्जिट पोल। इन 2-3 दिनों में अंतिम चरण के पहले अचानक आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सुखद खबरें आई। वैसे में कि क्यों एकदम सुखद खबरें, ताबड़तोड़ सुखद खबरें फेंकी गई, जबकि इस वर्तमान सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर ही हो रही थी। ये प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपनी हठधर्मिता में, अपनी जिद में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बना के रख छोड़ा है, जो आर्थिक क्षेत्र की जिनका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं रहा, जिनके आर्थिक क्षेत्र की जिनकी विशेषज्ञता नहीं मानी जाती, उन निर्मला सीतारमण को उन्होंने वित्त मंत्री बना के रख छोड़ा है। तो उन्होंने जो है बड़ा अनर्थ किया है। दूरदर्शिता का परिचय न दे पाने की वजह से वित्तीय मामलों में उन्होंने बड़ा अनर्थ किया और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है और जो है और विदेशी मुद्रा, वो विदेशी कर्जा बढ़ा है, जिसका ब्याज देने के लिए बहुत ज्यादा कर का तमाम जो कर जो सरकार जो आय जुटाती है उसका एक बड़ा हिस्सा उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है। उनकी नीतियों की वजह से जो है वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी बहुत गिरी है। जबकि एक जमाना वो था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे गुजरात के, तो वो मनमोहन सिंह के खिलाफ भाषण देते तो यही बात कहते थे कि जब किसी देश की मुद्रा गिरती है तो इसका मतलब वो कि वहाँ की सरकार इस लायक नहीं, उसका वो देश का जो है कोई मान सम्मान नहीं रह जाता, और तमाम सारी जो है वो तमाम तरीके से लानतें भेजते थे तत्कालीन सरकार को। लेकिन अब उनके पास तो वैसे तो उनके पास हर चीज की सफाई है, तो इसकी भी जो रुपए में जो गिरावट उनके जमाने उनके कार्यकाल में रही और अभूतपूर्व गिरावट रही, पहले किसी भी सरकार में इतनी गिरावट नहीं रही, तो उसकी भी वो सफाई देते रहे। लेकिन वो सफाई लोगों को संतुष्ट करने वाली नहीं रही और प्रत्यक्ष परिणाम भी लोगों ने देखा कि सरकारी नौकरियां, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ही सरकार ने ये काम किया कि अपने जो तमाम सारे सरकारी विभागों में जो रिक्तियां थी उनको इस बीच में नहीं भरा। सेना तक में उसका साथ टूट गया, सेना तक में उसने भर्तियां बंद कर दी। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई सरकार है, और जो है महंगाई भी चरम सीमा पर सरकार के कार्यकाल में बढ़ गई है, और जो भर्तियां नहीं हुई तो बेरोजगारी भी बढ़ गई, और वैकल्पिक रोजगार की भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकी। अब ये तो एक मजाक है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर नहीं। जो एक जैसी विश्वकर्मा योजना जैसी योजना है उसने घोषित की कि 3 लाख रुपए दे देंगे। 3 लाख रुपए में आज के जमाने में कौन सा धंधा होता, तो वो 3 लाख रुपए तो वो 3 लाख रुपए देने से किसी का कोई भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा था पिछड़ी जातियों को उनकी जो परंपरागत धंधे है उनमें बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो हमें लगता है कि वो तो बैंकिंग में इतना भ्रष्टाचार है, वो पहले से भी था, ये नहीं हम कह रहे कि इसी सरकार में, पहले से भी था। लेकिन न तो पहले की सरकारों ने, जो मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता था, मनमोहन सिंह ने भी जो है बैंकों में कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, और ये वर्तमान सरकार भी है, इस सरकार में भी नोटबंदी के टाइम पे ही उजागर हो गया था। जिस ढंग से सरकार का उद्देश्य ये था कि लोगों का काला धन बाहर निकल आए, लोग अघोषित तौर पर अपनी जो जमा कर रखा बड़े नोटों के रूप में, वो जो है वो किसी तरीके से अपना वो जो है वो उनकी रुपया सारा का सारा बेकार हो जाए, ताकि काले धन जो अर्थव्यवस्था पे काले धन का जो दबाव है वो कम हो। लेकिन बैंकों ने
गरीब आदमी को तकलीफ हुई अपना नोट बदलवाने में, उसमें मेहनत की, ईमानदारी की कमाई बदलवाने में, जो सफेद धन है वो तो बदलवाने में जो है तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन जो बड़ा आदमी था जिसके पास काला धन था उसे कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। उसने तो बैंकों को में कमीशन दिया, बैंक अधिकारी ने उससे कमीशन लिया और बैंक अधिकारी ने और उसके सारे के सारे रुपए बदल दिए। और इसीलिए ये हुआ कि जितने भी जो है लगभग पूरा का पूरा रुपया जितना था वो 1000 रुपए नोट के रूप में बाजार में, वो लगभग पूरा का पूरा आ गया, वो लगभग पूरा बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि काला धन नहीं किया गया, काला धन अगर होगा भी तो ये ढंग से जो नोटबंदी कराई गई और नोट जो बदले गए उसमें तो सब कुछ सफेद हो गया। तो उसके बाद में भी सरकार ने नहीं सोचा कि हम इसकी जो है वो कराएं, जांच कराएं। और सरकार यदि सोचते कि आखिर कैसे काले धन का कहीं पता नहीं चला, आखिर पूरे रुपए सारे के सारे नोट हमारे पास वापस कैसे इसका कराते, इसकी जांच कराते और इसकी जांच कराने के बाद में जो बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार जो उजागर होता नीचे से ऊपर तक, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई कोशिश करते। लेकिन सरकार ने क्या लगता कि कोई इरादा ही नहीं था कि बोले एक तमाचा खड़ा करना सरकार का इरादा था। सरकार का इरादा वास्तव में नोटबंदी के जैसे कदम उठाने के पीछे ये रहा होता कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, वो काला धन को खत्म करेगी, तो वो तो केवल अपने जो जिलों में जो कलेक्टर बैठाए रखे थे सरकारों के, और जिनकी जो कम उम्र के कलेक्टर थे, जो नए आईएएस थे, जिनकी नौकरी मुश्किल से 7-8 साल थी, उनके यहाँ अगर आकस्मिक छापा ही डलवा देते उस दिन जब उन्होंने नोटबंदी घोषित की थी, तो अगले दिन उन्हीं के यहाँ पे करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हो जाती और वो बता नहीं पाते, क्योंकि न तो उनकी सर्विस हुई, न तो उनकी उतनी सर्विस हुई होती कि जो हुई थी कि मतलब वो बता पाते कि नहीं हमारी हमने जो है वेतन के रूप में इतनी आय अर्जित कर ली। और वो अधिकांश आईएएस बहुत ही मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आए हुए थे, तो वो ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारी तो पुश्तैनी हालत इतनी बेहतर है इसलिए हमारे पास में इतना रुपया जमा, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन सरकार का इरादा नहीं था तो वो एक मिट गया। बहरहाल ये है कि अभी अंतिम चरण के जब चुनाव मतदान का जब अंतिम चरण आने वाला था, तो वो एक सुहावनी बड़ी तस्वीरी पेश करते हुए पहले तो ये एक खबर आई कि जो है रिजर्व बैंक की हालत तो बहुत अच्छी हो गई। 7 लाख जो विदेशी मुद्रा के लेन देन में उसने इस कदर मुनाफा कमाया है कि उसका जो आकार है वो 70 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 2.5 गुना है। इतना ज्यादा उसका आकार बढ़ गया। पहले तो ये आया कि रिजर्व बैंक की इस जमाने में इतनी जो है इतनी बेहतर स्थिति हो गई है, और जो है वो और उसने जो है अपने लाभांश का वो भी एक खबर आई कि उसने एक बड़ा लाभांश अपना सरकार को दिया है, जिससे सरकार को भी जो कमी सरकार का भी सरकारी संसाधनों से लबालब हो गई है। ये एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। एक वो हुआ कि वो लंदन से अपना सोना मंगा लिया, 100 लाख टन, वो कितना 100 लाख टन जो सोना है वो लंदन से मंगा लिया गया। एक आज खबर आई है कि जो जीडीपी है भारत की वो 8.2% है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आंकड़ों पर विश्वास करें, अगर आंकड़ों से अगर कुछ होता जाता हो, वास्तविक जीवन का संबंध हो रहा, तो जो है वो आंकड़े तो फिर तो भारत का तो खुशहाली सूचकांक बहुत ऊपर होना चाहिए। जबकि हालत यह है कि खुशहाली सूचकांक का असली स्थिति बताता है 143 देशों में 127वें देश में है भारत। सबसे दुनिया की जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े हुए देश हैं, उनमें से भारत है। तो आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी बन गए, जबकि जो ऊपर के सिर्फ जो 4 लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है और भारत की कितने ट्रिलियन की, ये देख लिया जाए तो कोई जोड़ ही नहीं है। ये पांच ही लोग दौड़ रहे हैं, तो हम 5वें नंबर पे हैं, तो आप कह लीजिए कि 5वें नंबर पे, ये तो इस ढंग की बात हुई, लेकिन वह उसकी नहीं है। तो ये आंकड़ों, वैसे तो ये है कि आंकड़े एक मुख्य आधार होते हैं जिनसे आप योजनाएं बना सकते हैं। आंकड़ों से भी बहुत सारी तस्वीरें उभरती है, लेकिन कई बार ये होता है कि आंकड़ों का इस्तेमाल केवल अगर बाजीगरी के लिए किया जाए तो लोगों को केवल भ्रमित किया जा सकता है, लोगों को
डलाया जा सकता है, वो स्थिति सामने नहीं आ सकती। तो 8.2% की जीडीपी तो दुनिया में इस समय सबसे बड़ी जीडीपी है, लेकिन उस जीडीपी के अनुरूप भारत की स्थिति है नहीं, वरना इतनी महंगाई ना हो, वरना इस कदर बेरोजगारी ना हो। आप तो अपनी सारी भर्तियां पूरी कर लें, आपके पास में कितने संसाधन होने चाहिए। जितना जितना टैक्स इस सरकार ने लगाया है, जितना सब्सिडी इसने खत्म की है, जितना सरकारी नौकरियां खत्म करके इसको बचत करने की जरूरत पड़ी, इतना तो किसी सरकार के, इतना तो इसकी तो कल्पना की नहीं की जा सकती थी। और बैंकिंग सेक्टर को भी कि अगर स्थिति जितनी आप बता रहे उतनी बेहतर है, तो आपको चोरी छिपे डकैती डाल ले आप जो खाता धारक है उनसे, जब देखिए तो उनके पैसे ही कटते रहते हैं। आज उनको यही नहीं पता चलता, अब छोटे छोटे की जो कटौती होती है, वो कटौती के बारे में कहाँ तक वो बैंक शाखा में जाएं और उसके बारे में जवाब तलब करते रहे, कहाँ तक करें, तो मन में सोच के बैठ जाते। शुरू में गए भी थे, अब तो उन्होंने कहा ये होना ही है। तो लगता नहीं कि बैंकिंग की स्थिति वाकई में जो है वो बेहतर है। लगता तो ये है कि जो आपने ये जो तरीका निकाला है उपभोक्ताओं से उल्टी वसूली का, बजाय उसे लाभ देने का, बजाय उसे जो है उसे ब्याज देने के, उससे आप उल्टी वसूली कर रहे। उसकी पूंजी में से आप तो जिस तरीके पे आगे बढ़ रहे, एक दिन वो आएगा कि उसकी पूंजी में से जो है घटोतरी शुरू हो जाएगी। तो ये डिफेक्टेड है आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है। आप उस आंकड़ों का संयोजन कैसे कर रहे, उसमें निश्चित रूप से ब्लफ है, उसमें निश्चित रूप से धोखाधड़ी है, और उसको बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो अब जो है अर्थव्यवस्था की सरकारों पे दबाव डाला जाना चाहिए। आज शाम को बहुत कुछ आभास हो जाएगा कौन सी सरकार आने वाली। हालांकि कई बार तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आते हैं, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज एग्जिट पोल के माध्यम से मीडिया सब कुछ बताई जाएगी। ये हो सकता है कि एग्जिट पोल गलत निकल जाए और सरकार किसी और की बन जाए, और एग्जिट पोल में किसी और की भी बन रही हो, लेकिन हमारा सरकार किसकी बन रही इससे लेना देना नहीं है। हमारा केवल कहना यह है कि अगली बार सरकार पर दबाव बनाए जाने चाहिए कि आंकड़ों से सही तस्वीर सामने आए। इसलिए आप ये बताएं कि आप जो है कि आप ये ना बताएं कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई, ये ना बताएं। आप बताएं कि पर कैपिटा इनकम, जैसे 1% आबादी, 1% जो वो है धनपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनके पास में, अमीर लोग हैं, उनके पास में देश की 40% संपत्ति पहुंच गई। तो इसका मतलब उनका मुनाफा, उनको इस दौर में बेतहाशा मुनाफा बढ़ा, लेकिन उनके मुनाफा बढ़ने से आम आदमी की समृद्धि से क्या संबंध। अगर आम आदमी उनके मुनाफा बढ़ने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गया, तो ये तो मतलब सरकार के लिए बहुत बड़े कलंक की बात है। सरकार को सबसे पहले तो अगर पूंजी का इस कदर केंद्रीकरण होता कि 1% लोगों के पास में इतनी ज्यादा संपत्ति मतलब एकत्रित हो जाती, तो सरकार को तत्काल महसूस करना चाहिए कि वो कटघरे में खड़ी हो गई, और सरकार उसको उसकी अगर उसकी नीतियों में कोई गड़बड़ी तो उसको सुधार करना चाहिए। ये सरकार उसमें भी अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही। तो ये वो करे कि जिस तरीके से वो 1% अमीरों की का मुनाफा बढ़ा है, उनकी समृद्धि बढ़ी है, उसकी तुलना में, उसके अनुपात में जो एक औसत इनकम है एक देश के हर नागरिक की, वो औसत इनकम में कितना इजाफा हुआ। अगर उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है और इस बीच में महंगाई कई वजह से बढ़ी है, इसलिए जो उसकी आय है वो सिकुड़ के बहुत कम रह गई उस व्यवहारिक प्रयोजन में। क्योंकि वो जो पता चला कि दाल अगर 100 रुपए की खरीदता था, वो अगर उसको उतने ही रुपए मिल रहे और 200 रुपए की दाल खरीदी, तो इसका एक तरह से तो ये तो आमदनी का घटना हुआ। एक तरह से क्या, इसको ये वास्तव में आमदनी का घटना ही है। तो ये तस्वीर सामने आएगी तो सरकार तो इसका मतलब तो अर्थव्यवस्था की तो आम आदमी की समृद्धि बढ़नी चाहिए। अर्थव्यवस्था में अगर पता चला कि आपने 1% जो है अमीरों की बढ़ा दी आपने, और थोड़े आप देश भर में 140 करोड़ की आबादी में पता चला कि आपने 20 करोड़ अच्छे उपभोक्ता तैयार कर दिए, और वो 20 करोड़ उपभोक्ता अगर आपके यहाँ पे अगर बहुत अच्छे अगर हो जाएंगे, तो आपका बाजार तो अमेरिका के बराबर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अमेरिका की कुल आबादी 30-35 करोड़, और उसमें बच्चे निकाल दिए जाए तो इतने 20 करोड़ वहां पे भी पड़ेगी।
लेकिन इसका मतलब सरकार वो बाकी जो 1,20,000 जो 120 करोड़ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी से तो बरी नहीं हो सकती। उनकी पहुंच आवश्यक वस्तुओं से और जो नए नए आविष्कार हो रहे, जो सेवाओं में नए नए इजाफे हो रहे, वहां तक उनकी पहुंच में वृद्धि होनी चाहिए और उनकी जो है उनकी जो आय है उसकी पहुंच में सारी जो आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए, तब तो उसका कोई मतलब है आय मेरे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का, वरना उसकी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे आने वाली सरकार को सरकार चाहे जितना कहे, सरकार ये कह के बरी हो जाती जब गरीबों की कोई बात आती, जब अब अगर अमीरों पे कोई चोट की जाती है तो जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार को तो बड़ी पीड़ा होती, उसके तो ये लगता है कि जैसे उसका कोई अपने सगे का पता नहीं क्या नुकसान, उसके सगे के साथ कोई अनहोनी हो गई। वो लोग कहती कि पता चले कि जो वेल्थ क्रिएटर है उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहता है, उनको जो है नीचा दिखाना चाहता है। अरे जब वो इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं आपकी करतूतों से, तो उनके मुनाफे में कमी जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे आम आदमी की समृद्धि बढ़ेगी। आप आम आदमी के प्रति जवाबदेह हैं कि उनके तथाकथित वेल्थ क्रिएटरों के प्रति जवाबदेह है, जो पता चला कि आपकी नीतियों का लाभ उठा के आपसे मिली भगत करके और आपको जो है अपने शिकंजे में लेके आपको मतलब सरकार को और इतना ज्यादा बेतहाशा मुनाफा कमा रहे, ये तो अपराध है। ये तो सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी का सबूत है। लेकिन आप उनके पक्ष में कह रहे कि नहीं, निवेश करने वालों को हतोत्साहित किया जा रहा है। अरे निवेश करने वालों को इसमें निवेश करने वालों को अगर वो बेजा अगर मुनाफा कमा रहे तो उनको हतोत्साहित करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अर्थव्यवस्था का आम अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पे होना चाहिए कि बढ़ती महंगाई के अनुपात में और अमीरों की बढ़ती समृद्धि के अनुपात में आम आदमी की आय हम कितनी इस बीच में हमने कितनी बढ़ा पाई। तो रोजगार के अवसर चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्र में हो, वो कितने बढ़ा पाए। और जो एक जो है इसी तरीके से जो हमने अगर वैकल्पिक रोजगार सृजित करते तो उसमें जो है या निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उस निजी क्षेत्र की नौकरियों में सम्मानजनक गरिमापूर्ण जो वेतन और सुविधाएं सुनिश्चित कर पाने की दिशा में देश में कितना काम हुआ है, ये जो है इसके आंकड़े उसको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। खुशहाली सूचकांक में हम देश को कितनी ऊंचाई पर ले जा गए, असली मूल्यांकन इस पर होगा। आपकी जीडीपी से इसका मूल्यांकन कोई नहीं होगा। जीडीपी आपने बढ़ाई है, आखिरी चरणों में आपने जो है लोगों की निगाह में अपने आप को बहुत ही जो है कामयाब साबित करने की, सरकार को बहुत कामयाब साबित करने की इन आंकड़ों के माध्यम से जो कोशिश की गई उनका कोई अर्थ नहीं। बहरहाल अब आखिरी चरण का चुनाव भी निबट ही चुका है और अब आने वाली सरकार जो आती है वो जो हम जैसे लोगों के माध्यम से जो जनता की आवाज उस तक पहुंच रही है, तो वो उस आवाज को सुनकर और वो कितना नीतियों में सुधार ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।